के साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहाई, पारसी और पाकिस्तान के तमाम अवाम को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ करें, मैं दावत दूंगा हमारी आज की जज मोहतरमा फरा अजीम साहब। इन खातून का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और ये डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं बलूचिस्तान की असम्बली की। आपकी भरपूर तालियों में एक अजीम समाजी कारकुन, एक सियासी शख्सियत डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब। मैडम, इससे पहले कि आप पर सवालात की यलगार हो, क्यों ना हम आपके कारनामों की एक छोटी सी वीडियो दिखाएं। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान बुनियादी तौर पर एक कामयाब सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का शियार बनाया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ताल्लुक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट से है। आपने 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और 2007 तक आपने कैबिनेट डिवीजन में मिनिस्टर इंचार्ज की हैसियत से 18 सरकारी इदारों की सरबराही की, जिनमें पैमरा, नेपरा, ओगरा, पीटीए, फेडरल लैंड कमीशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। बाद अज़ां चंद जाती वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग काफ से मुस्ताफी होकर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आप 2008 से 2010 तक मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर के ओहदे पर फाइज रहीं और 2011 से 2012 तक आपने मिनिस्टर फॉर विमेन डेवलपमेंट की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए आपको 2011 से 2012 तक मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग और कल्चर के मुमताज ओहदे पर फाइज कर दिया गया। बाद अज़ां 2012 से 2013 तक आपको नेशनल रेगुलेशन और हेल्थ सर्विसेज की वजारत सौंपी गई, जिसमें DRA यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी एजाज हासिल है, जहां आपने सस्ती, मियारी और बेहतर अद्वियात के हुसूल को मुमकिन बना दिया। बहैसियत वफाकी वजीर आपको दुनिया के बहुत से ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज भी हासिल है। पार्लियामेंट की मेंबर मुंतखब होने से बहुत पहले से आपने अपनी समाजी खिदमात को अपने इलाके के मकीनों के लिए वक्फ कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर आपको कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एशियन यूरोप यूथ फोरम की इलेक्टेड चेयरपर्सन बराए कुआलालंपुर, मलेशिया मुंतखब किया गया। आपने बैंकॉक, पुर्तगाल और दुनिया के दूसरे मुल्कों में कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी की है, जबकि 2000 में भारत के सिटिंग सेक्रेटरी जनरल को शिकस्त देकर आपने वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में वाइस प्रेसिडेंट की नशिस्त हासिल की। तहरीके इंसाफ में शमूलियत आपकी सियासी जिंदगी का एक नया मोड़ है और इमरान खान से पाकिस्तान की बका के लिए इनकी बहुत सी तवक्कुआत शामिल हैं। इससे पहले कि मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ हो, मैं हमारी जज मोहतरमा फरा अजीम शाह साहिबा से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। आपकी कारकर्दगी को देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे कदम कदम पर आप कामयाबियों के सिवा आपने कभी नाकामी की शक्ल ही नहीं देखी। सियासी लोग कहते हैं कि अपने महबूब से लोग इतनी जल्दी निगाहें नहीं बदलते जितनी जल्दी आप पार्टी बदल देती हैं। पार्टियां और इक़्तिदार और हुकूमतें मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल कायदे-आज़म का पाकिस्तान है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे जितने भी बैरियर क्रॉस करने पड़े, जो रुकावटें दूर करनी पड़ी, मैं करके उस मंजिल तक पहुंचूंगी इंशाअल्लाह। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है इनसे कि वो कौन सी बात थी जिससे मजबूर होकर ये PTI में शामिल हुई हैं? मैं तो बड़ी खुशी से झूम के PTI में शामिल हुई। आपने PPP इसलिए तो नहीं छोड़ दी कि हर शख्स कहता था कि पी साढ़े नाल पी। बात यह है कि वो पियो पुलाव पार्टी जो है, अगर आप उसमें से ये सवाल लेके आ गए हैं तो
मैं जिस नशे का शिकार थी उस पर शराब असर नहीं कर सकती नहीं, थी। मैंने शराब की वो बात नहीं। वो अवामी खिदमत का नशा था, वो पियो पिलाने वाले चक्कर में चल ही नहीं सकता। नहीं, मैंने पार्टी को 3 हिस्सों में बयान किया, लोग आसानी से समझ सकें। PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है ना, आप इतने बोले हैं ना ये लोग इतने बोले हैं। PPP कहती है कि नवाज शरीफ सिस्टम को डुबो रहे हैं और हम बचा रहे हैं। हुक्मका ने पीपल्स पार्टी को इस नहज पे पहुंचा दिया, और वो आपने देखा कि इस वक्त जो ओवरऑल जियाला चाहता था उसका तो कल्चर था दमादम मस्त कलंदर। वो तो हमेशा इक्तदार के अवानों को चैलेंज करता रहा। पहली दफा वो मुफाहमत के नाम पे जो सियासत हुई उसने पीपल्स पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया उतना ज़ियाउल हक भी नहीं पहुंचा सका। नवाज शरीफ को जब वो गिरने लगेगा यकीन हो जाएगा कि अब वाकई ये घुटनों के बल गिरने लगा, तो मैं देख रही हूँ कि सहारा फिर उसको पीपल्स पार्टी देगी। जमहूरियत अगर जाती मुकमुका का नाम है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमहूरियत को नहीं मानती जिसमें अवाम नहीं है। इमरान खान और आपकी पार्टी का नया पाकिस्तान बनाने का दावा है, क्या आप इस दावे के हिस्सेदार हैं? ये दावा नहीं, ये हकीकत है। कायदे आज़म ने जिस ख्वाब की तबीर की थी वो हाका अल्लामा इकबाल ने अपने ज़हन में स्केच किया, जिसको मुफक्र पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। तो जब आप तफक्कर करते हैं, किसी ना किसी को मुफक्कर बनना पड़ता है। तो मुफक्कर जो आज के दौर का पाकिस्तान का है वो इमरान खान है। मेरा इसी हवाले से एक ज़िमनी सवाल है। ज़ाहिर है सियालकोट से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको इल्म है कि नया घर बनाने के लिए हमें पुराने घर को ज़ीरो पर लाना पड़ता है। क्या आपके पास PTI में कोई ऐसा आर्किटेक्ट मौजूद है जिसने पाकिस्तान का नया डिज़ाइन तैयार कर लिया है? देखिए, मेरी अपनी जो सोच और मेरी क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपने कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन देखी, वो है टुवर्ड्स नेशनल काज। और वो पाकिस्तान जो इस वक्त लड़खड़ा रहा है, लरजता सिसकता पाकिस्तान, उसको टोटल रीवैम्पिंग की ज़रूरत है और रीस्ट्रक्चराइजेशन की ज़रूरत है। और उसके लिए लैंडस्केप का पहले तय होना ज़रूरी है। किसी भी आर्किटेक्ट को पहले आप हायर करके उसके पैसे दे के आप उसकी कैपेबिलिटीज़ बाय नहीं कर सकते। उसके अंदर एक कमिटमेंट होती है, तो वो पेन की शक्ल में स्केच करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू दैट बिल्डिंग। तो जो आर्किटेक्ट है हमारा, जिसका नाम इमरान खान है, जो हमारे वो दुनिया के सारे आर्किटेक्ट्स को देखा है और पूरी दुनिया घूम के उसने देख लिया कि खुशहाल तरक्की याफ्ता आने वाली नौजवान नस्ल का पाकिस्तान बनाने के लिए उसे कैसी लैंडस्केप चाहिए। और मुझे यकीन है कि उससे अच्छा आर्किटेक्ट पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। मुझे PTI के अलावा कुछ और भी लोग बुलाने पड़ेंगे। आप जहां से भी जिसको बुलाएंगे अंदर से PTI यही निकलेगी। आवाज आएगी। क्योंकि जो इस वक्त PTI का हिस्सा नहीं भी है, तो उसकी बज़ाहिर शायद हमारे साथ सियासी वाबस्तगी ना हो, लेकिन उसके दिल की धड़कन भी इमरान खान के साथ जुड़ी है। क्योंकि जिसकी शनाख्त पाकिस्तान के साथ है, उसकी सोच और उसकी अपनी सर्वाइवल पाकिस्तान के साथ है, और उसके साथ जुड़ा जो उन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन सी पार्टी हुकूमत चलाती है या चलाएगी। वो तो अपने पानी, बिजली, गैस और तवानाइयों के बिल अदा करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी से तवानाइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं। क्या PTI की लीडरशिप उनकी तवानाइयाँ लौटा सकती है? देखिए, यही वो मिजरीज हैं, यही वो बिटर रियलिटीज़ हैं, यही वो गैप है बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन
एंड पॉलिसी मेकर। आपकी पॉलिसीज जब से पाकिस्तान बना, आप इस कौम को हसीन ख्वाब दिखाने के लिए डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज ड्राफ्ट करके हर साल एक बजट की शक्ल में कौम के सामने लाते हैं। कोई भी हुकूमत है, जब से पाकिस्तान बना है ऐसा ही हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जहाँ आपको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटर है, जो स्टेक होल्डर है, जो डायरेक्ट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है उस सिस्टम का, वो उसका कनेक्शन मिसिंग है, वो सिस्टम से माइनस है। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद है कि जो रियल स्टेक होल्डर है ग्रास रूट लेवल पे, आम पाकिस्तानी, उसको शनाख्त देनी है। जब आप उसको सिस्टम में हिस्सेदार बनाएंगे तो यही सिस्टम वर्क करेगा, काम करेगा, डिलीवर करेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। यहाँ पॉलिसी मेकर तो है, इम्प्लीमेंटर नहीं है। इम्प्लीमेंटर ये लोग हैं, इन्होंने आगे बढ़ना है। तो आप वो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं आम इंसान की, आम बंदे की, इन्होंने हिस्सेदार बनना है, तो वो आपको निचली सतह पर ट्रांसफर होती नजर आएंगी। आपने बात की है बजट की। अवाम सियासतदानों के बजट को नहीं जानना चाहते कि कितना मिला, कितना खाया और किसने खाया। वो तो ये जानना चाहते हैं कि उनको रोज़गार, तालीम और पुरसुकून माहौल कब मुहैया किया जाएगा। मेरी पार्टी के पास 65% ऑफ टोटल सेग्रीगेशन जो पॉपुलेशन वॉल्यूम है वो यूथ है, और मेरे पास, मेरी जमात के पास वो 65% ऑफ द टोटल यूथ जो है वो एसिड है। अब मेरी जमात ने ये देखना है कि वो एसिड जो नौजवानों की शक्ल में इस कौम के पास मुयस्सर है और आज तक हमने उसको लाइबिलिटी बनाए रखा। मेरी जमात ने उस पॉपुलेशन को 65% जो स्ट्रेंथ है जिसको लाइबिलिटी बनाया है उसको अपने एसेट में कन्वर्ट करना है, नॉट ओनली फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज जिसका आपने जिक्र किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नए पाकिस्तान के अंदर जो इनका रोल है, क्योंकि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था तो इन नौजवानों की ताकत से, इनकी जदोजहद से, इनकी कमिटमेंट से आज कायदे आजम के पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने बचाना है, तो वो रियल फोर्स और ताकत यही नौजवान है और इन्हीं के लिए वो जरूरियात हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 पैरामीटर्स हैं। किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब आप ह्यूमन इंडेक्स को विजुलाइज करके, एनालाइज करके उस मुल्क की तरक्की के पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उसके अंदर आपको उस यूथ को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उस यूथ को क्वालिटी एजुकेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन मेरिट। तो यहाँ जो मेरिट का कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस मेरिट को इंश्योर करना है इनकी डिग्रियों की काबिलियत के साथ इंसाफ करके, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही वो इंसाफ करेगी। उसी से आप एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा तबीर होता देखेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि क्या इन नौजवानों में शाह महमूद कुरैशी और यार मोहम्मद रिंद भी शामिल हैं? माय लॉर्ड, नौजवानों की टीम जो मैदान में खेलती है उसको कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए तजर्बाकार कोच चाहिए होता है। कभी कोच मैदान के अंदर आके नहीं खेलता, कोच टीम को तैयार करता है और अपनी टीम को मैदान में खेलने के लिए ट्रेन करता है। तो जिन लोगों के आपने नाम लिए, मेरे समेत, हम लोग वो हैं जो शायद ग्राउंड में 11 खिलाड़ियों में ना खेल रहे हों, लेकिन उनको खिलाने में हमारा किरदार जरूर नजर आएगा। दरअसल फिरदौस आशिक आवान साहिबा ये बातें इसलिए भी कर रही हैं कि इन्हें खुद भी क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और आज भी ये खेलती हैं, लेकिन क्रिकेट मेरा पैशन है जी, क्योंकि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए उसको फतह और शिकस्त के अमल से जब तक वो नहीं गुजरता वो अच्छा सियासतदान बन ही नहीं सकता। क्योंकि आपको ग्राउंड के अंदर खेलते हुए हारने के बाद मुखालफ को सीने से लगाना, इसके लिए एक हौसला और जज्बा चाहिए होता है।
वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिसने हार का मजा नहीं चखा वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। और जीतने के लिए, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बड़ा जंप लेने के लिए कुछ कदम पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। तो जो एथलीट लाइन पर खड़ा होकर जंप लेता है वो कभी आगे नहीं जाता, आपको हमेशा लाइन से पीछे जाके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो नवाज शरीफ की जो सियासत है लाइन पर खड़े होके मैच फिक्स करके जंप लेने की, वही उसको ले डूबी है। मोहतरमा से मेरा सवाल बिल्कुल भी नवाज शरीफ का नहीं था। मैं तो अभी वो सवालात कर रहा हूँ जो आवाम जानना चाहते हैं। इस आजकल भाई आप नवाज शरीफ के मुतालिक जानना चाहते हैं कि नहीं? माई लॉर्ड, ये अवामी मुकदमा है, हम अवाम की अदालत में हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप जज हों और अवाम के सेंटिमेंट्स को आप नजरअंदाज कर दें? आज के मुकदमे का टोटल फोकस JIT के अंदर नवाज शरीफ ने इस कौम को जो चूना लगाया है वो ये जानना चाहता है। दरअसल आप ये अल्फाज अदा करके और एक नई फैक्ट्री भी खुलवा देंगी और वो होगी चूने की फैक्ट्री। ये मियाँ साहब तक खबर ना पहुंचे कि चूना बिकता है। 70 साल से आने वाली हर हुकूमत का यही नारा है, करप्शन को जड़ से उखाड़ देंगे। क्या आप इस घने दरख्त को जड़ से उखाड़ देंगी? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी जड़ों के अंदर जहर सरायत कर जाए वो आपके ज़ाहिर तनावर दरख्त के अंदर वो घूम रहा होता है। लेकिन देखना ये है कि जब आप उसके इर्द गिर्द की मिट्टी को साफ करते हैं, नई आबोयारी करते हैं, अच्छी खाद डाल के उसी दरख्त को जो खड़ा है आप उसको बेहतर अंदाज से एक अच्छे माली की तरह आप कोशिश करते हैं कि ये उसके, आपको पता है कि वायरस लग जाता है जड़ों को, अक्सर वो खा भी जाता है, दरख्त जितना मर्जी मजबूत हो सूख जाता है। तो ये सूखा हुआ दरख्त जो इमरान खान साहब के हिस्से में आया, आप यकीन रखें कि इसको खाद डाल के इसकी बेहतर आबियारी करके उसको तनावर दरख्त बना के इसका फल आने वाली नस्ल ने खाना है और वो उसके लिए दस्तयाब कर रहे हैं उस फल को। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये खाद भी पाकिस्तान में नहीं मिलती, चाइना से आती है? खाद जरूरी नहीं है कि आप वो फिजिकल यूरिया खाद ही डालें। हम देहाती लोग हैं, हम तो रूढ़ियों से ला के डाल लेते होते हैं। मैं जज साहिबा से पूछना चाहूँगा कि आज मैडम पावर में नहीं हैं, फिर भी इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आप इनके बयान से मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ। देखिए, ये जज के साथ मेरा मुकमका नहीं है ना, हम मुकमका वाले हैं, ठीक है। हम अवामी लोग हैं, हम कानून के कटहरे के आगे, मेरा लीडर भी और हम भी सरनगू हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, लेकिन मिल के मैच खेलने वाले हम नहीं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जज को बायस ना करें और अपनी निगाहें उनसे ना मिलाएं। जी, मैं उनके साथ नवाज शरीफ वाला काम नहीं करूंगी, आप फिक्र ना करें। मुझे इस इदारे के तकद्दुस का पता है और मुझे पता है कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, और जिस जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ हो, वो इंसाफ के इदारों का इस्तेहसाल कैसे कर सकती है माय लॉर्ड? ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस हॉस्पिटल में काम किया है जिसको आज तक गंगा राम कहते हैं, ना वहाँ गंगा बहती है और ना वहाँ राम का मंदिर है। देखिए, उस हॉस्पिटल ने जो सर्विसेज दी, कतई नजर इसके कि वो नाम किसके है, देखना ये है कि उसका मिशन क्या है। और उस हॉस्पिटल के अंदर ये हमारे सोचने और समझने की बात है कि एक हिंदू के नाम पे एक चैरिटी जो कि दुखी इंसानियत को, उनकी मुस्तहिक और नादार मरीजों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वो हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो हमें नाम नहीं चलते, यहाँ काम चलता है। तो वो हॉस्पिटल जो है उस नाम से नहीं, वो अपने काम से चल रहा है। तो मुझे खुशी है
कि मैं वहाँ एक अदना सा वर्कर होते हुए वहाँ मुस्तहिक, नादार और दुखी इंसानियत की खिदमत में थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल के आई हूँ। और मैं नहीं कहती कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि उन दुखी मरीजों की दुआएं, उन गरीब, लाचार, सिसकते, तड़पते मरीजों की आवाज़ें जो मुझे अपनी मदद के लिए पुकारते थे और जो मेरे से हो सकता था मैं उनके लिए करती थी। आज मैं अगर आपके कटहरे में हूँ और इन लोगों के सामने हूँ तो वो उनकी दुआओं की वजह से है और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। डॉक्टर साहिबा, इस बात की वजाहत करें कि कटहरे में दुआओं से लाया जाता है या बद्दुआ से? दोनों तरह से जी। एक कटहरे में पहुंचता है जो मदई बन के आता है, एक कटहरे में पहुंचता है जो मुल्जम बन के आता है। तो मैं जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, JIT वालों को कटहरे में लेके आ रही है मदई बन के, और मैं आज उन्हीं का मुकदमा लड़ने यहाँ बैठी हूँ, उन्हीं की मदई बन के। गोया मुझे ये कहना पड़ेगा कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। बहुत शुक्रिया। आवाम को इस बात से कोई गरज नहीं कि अब करप्शन हर महकमे में क्यों फैल चुका है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि करप्शन का नाम अब बख्शिश रख दिया जाए और बख्शिश वसूल करने के बाद आवाम को धक्के ना खिलाएं, उनका काम कर दिया जाए। आपका पार्टी का इस सिलसिले में क्या ओपिनियन है? देखिए कैफी साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक लानत की तरह फैली। जब आप मेरिट को नज़रअंदाज करते हैं तो आपको पता है कि फिर लिफाफे के जरिए जो हकदार है उसको तो हक नहीं मिलता, तो लिफाफे के जरिए उसका हक चोरी करके कोई और ले लेता है। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर चीज दी है, ये वसाइल से माला माल मुल्क है। अगर यहाँ उसके वसाइल चोरी होने से बचा लिए जाएं, अगर लोगों को जो असल जिसका हक बनता है वो पहुंचा दिया जाए, तो ये कमिटमेंट लीडरशिप की होती है। यहाँ बदकिस्मती से जो खेल खेला जाता रहा, सियासत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, जो जाती कारोबार, जाती रोजगार और जाती मफादात की आड़ में हमने जमहूरियत का राग लापा और इस नहज पे पाकिस्तान को ले आए कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को के विक्टिम्स एक तरफ खड़े हो गए और स्टेटस को के बेनिफिशियरी एक तरफ खड़े हो गए। तो ये करप्शन का जो जुम्मा बाजार है, अगर आपने इसका खात्मा करना है तो जितने बेनिफिशियरी हैं उस स्टेटस को के, उनको भी इमरान खान के साथ खड़े होके करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करनी है। मैं 10 साल कैफी साहब उस पार्लियामेंट में रही हूँ, 16 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। आप जब एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए उस निज़ाम के ताबे होते हैं तो इतने चोर दरवाजे हैं उसके अंदर कि आपको अगर सच्ची और हक की बात भी करनी है और सीधे रास्ते पर रह के भी काम करना है तो उस रास्ते में भी इतने कांटे हैं, इतने उसके कठिन मराहल हैं। तो ये आपको सिस्टम, गले सड़े सिस्टम की जो इमरान खान साहब बात करते हैं, अगर आपने इसको वाकई जड़ से उखाड़ना है, खत्म करना है, तो वो गला सड़ा निजाम पहले आप उठा के बाहर फेंकेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, स्टेटस को के साथ खड़े होने वाले नहीं कर सकते। नरगिस जमीन मेरा नाम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अब फ्यूचर क्या देखती हैं JIT के हवाले से? मैं नवाज शरीफ को डयाला जेल में जाता देख अवाम आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहती कि अब आप किस परचम के साए तले हैं, क्योंकि आप 3 परचम बदल चुकी हैं। क्या कोई ऐसा लाया अमल है कि अवाम ज़िंदगी की धूप में जलती नहीं रहेगी और वो भी उस परचम के साए तले साया हासिल कर सकेंगे? मैं एक ही परचम के साए के तले हूँ जो पाकिस्तान का परचम है, और ये बाकी परचम उस परचम के साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान की जंग और जदोजहद है। हकीकी परचम, हकीकी लीडर
और हकीकी प्लेटफॉर्म इस अवाम के लिए जदोजहद करने वाले, दिल से इस अवाम का मुकदमा लड़ने वाले, उस परचम के नीचे मैं आ चुकी हूँ और उस परचम ने मुझे अपने साए तले एक चादर की शक्ल में ले लिया है। तो मुझे यहाँ से जाने का कोई ना इरादा है और मेरे लोग जो हैं वो मेरी ताकत है और मुझे उन पे यकीन है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को सहारा देने वाली जो लीडरशिप है इस वक्त, उनको मिल के हमने जो ताकत देनी है वो इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है इसी प्लेटफॉर्म पे जदोजहद करनी है। आप ये कहना चाहती हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। अवाम आपसे ये भी नहीं जानना चाहती है कि PPP की वजारत इत्तलात को ठुकराने पर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे, लेकिन वो इतना ज़रूर जानना चाहते हैं कि मीडिया ने जिन आंखों को मगरमच्छ के आंसू कहा था, उनके पीछे मगरमच्छ कौन था? हम हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इज्जत नफ्स पे नहीं। और जहां आपको अपनी इज्जत नफ्स दाव पे लगती नजर आती है तो वो उससे बड़ी बेइज्जती। और नाक के लिए हम जिंदा होते हैं, नाक नहीं तो उस जिंदगी पे लानत। मैं सिटिंग मिनिस्टर थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, कैबिनेट को ब्रीफ करना मेरा हक था। मैं देखती हूं कि मेरे सामने एक ऐसा शख्स ब्रीफिंग दे रहा है कैबिनेट को जो कैबिनेट का मेंबर भी नहीं है। वो चूंकि लाइव चल रहा था प्रोग्राम और मेरे नोटिस में नहीं था कि ये लाइव चल रहा है। मुझे ये था कि ये मेरी इंसल्ट है, ये मेरी डिग्रेडेशन है कि मेरा काम कोई और कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इनकैपेबल हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्वालिफाई नहीं करती इस काम के लिए। तो जहां मैं क्वालिफाई नहीं करती, मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो व्हाई शुड आई बी पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट। इस सोच के तहत मैंने उसी वक्त चंद मिनट्स में फैसला करके वहीं बैठ के लिखा इस्तीफा और वहीं दे दिया। अगर मैंने उस वक्त इस्तीफा ना दिया होता तो आज पाकिस्तान को वो DRA की शक्ल में एक रेगुलेटर ड्रग इंडस्ट्री के अंदर नजर ना आता। जो मेरी मिनिस्ट्री चेंज हुई, जब मुझे हेल्थ सर्विसेज की मिनिस्ट्री मिली, टोटल मेरे पास 11 महीने थे और उस 11 महीनों में मैंने वो लेजिस्लेशन कर दी कि जो किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क की जरूरत है। आप FDI देखें अमेरिका के अंदर, आप ब्रिटिश के अंदर देखें, इंडिया के अंदर देखें, हर जगह पे ये ड्रग इंडस्ट्री को रेगुलेटर कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। अल्लाह ने मुझसे वो काम लेना था, इसलिए मैंने वो इस्तीफा वापस लिया। लेकिन इस इस्तीफे में आपने अगली बात नहीं बताई कि धज्जियां तहरीर की चौखट पे तेरे झाड़ दी, वो कौन था? मैंने रिजाइन लिख के फोल्ड कर दिया तो मंजूर वट्टू साहब और मखदूम अमीन फहीम साहब ने वो मेरे आगे से उठाया और उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। मैंने फिर लिखा, मैंने दोबारा पेपर लिया और फिर लिखा और मैंने दोबारा लिख के फिर जमा कराया, क्योंकि मैं बाज नहीं आई, क्योंकि वो टुकड़े कर चुके थे। लेकिन मेरी इज्जत नफ्स के जो टुकड़े हो गए उसकी कोई कंपनसेशन नहीं। आप ये कहना चाहती हैं कि पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा और फिर जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। अब आप ये देखें कि मैडम कितनी मासूम हैं और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। कहती हैं मैंने रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रग्स पे बनाई, गोया आपने ड्रग्स को आम कर दिया। वो मिस यूज ऑफ ड्रग है जिसकी तरफ आप लेके जा रहे हैं। ड्रग मीन रिलीफ और मिस यूज ऑफ ड्रग जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। फिर साहब ये तहरीक इंसाफ में भी इसीलिए शामिल हुई हैं कि इस ड्रग को एरेडिकेट किया जाए। एरेडिकेट किया जाए, एरेडिकेट किया जाए, ओके, यानी खात्मा किया जाए। मेरा नाम मेहर निगार है। हर किसी को इस्लाह की ज़रूरत होती है, जाहिर है कोई भी कम्प्लीटली ठीक नहीं होता। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ में क्या इस्लाह होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जिस चीज़ की कमी मैं महसूस कर रही हूँ या जिसको आप कहती हैं कि ये होना चाहिए या इससे इस्लाह की गुंजाइश है, आपका जो यंगस्टर है, जो हमारी ताकत है, जिसको मैं एसेट कह रही हूँ, उस यंगस्टर को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर हमने एक ट्रेंड टूल के तौर पे
एम्पावर करना है। ये हमारे अनगाइडेड मिसाइल हैं, इनको टारगेट पर डालना है और ये लीडरशिप का विजन है कि वो बारूद से भरे ये मिसाइल किस तरह जो है वो टारगेट पे फोकस करके हम इसको फायर करते हैं। आने वाला इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अनगाइडेड मिसाइल जब प्रॉपर गाइडलाइन के तहत टारगेट पे जाके चलेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा कामयाब जमात पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आई। आप इन लोगों को रद्दुल फसाद से भी ज्यादा फसाद करने पर आमादा कर रही हैं। नॉट एट अगले हफ्ते के लिए आप लोग तैयार रहें। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे इसी मुकदमे के साथ, इसी मुलजिमा के साथ, और हम इनसे पूछेंगे कि आप जमानत पर गई थीं, अब आप वापस आकर हमारे मेहमानों के सवालों के जवाब दें। अब शुरू होने जा रहा है वक्त हाजिर का सबसे बड़ा मुकदमा, नवाब के